नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेव थ्योरी क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाती हम ये भी बात कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, जैसे फोटोन थ्योरी भी बोलते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकती है। तो मैंने फोटोन आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कल कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटा होता है, मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट बोल सकते हो आप। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो किसके जैसे एग्जिस्ट करेगी, आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। यस, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैसे आती है, h इंटू एफ। h इज प्लैंक कांस्टेंट, इसे आप कैसे भी लिख सकते हो hc बाय लैम्डा। ठीक है, जिसे आप रफली याद रखने वाले हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा को किस में रखना है आपको, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आपका ये जो एनर्जी है वो किस में निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑलराइट, सो ये चीजें हम बात कर चुके हैं। ओके, चलिए अभी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स की। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो नॉर्मल पार्टिकल के जैसी हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है नॉर्मल पार्टिकल बिहेवियर से। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, photons of all radiations, all electromagnetic radiations travel at same speed in air or vacuum, and that speed is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.99 है, पर we'll take it 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। And it is true, for any frame of reference used to observe the photon. So this is the difference. कोई भी नॉर्मल मटेरियल पार्टिकल की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस फ्रेम पे, बट फोटोन के लिए ट्रू नहीं है। ओके, फोटोन की स्पीड कितनी है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। अब इसमें अपन y नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें उसमें जाना नहीं है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मास ऑफ फोटोन is not defined in sense of Newtonian mechanics, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए, रेस्ट mass of photon is considered zero. Now kinetic mass of photon, या जब वो मूव कर रहा है, मास ऑफ फोटोन वो डिस्कस किया जा सकता है फ्रॉम आइंस्टाइन्स थ्योरी। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी, तो ये थ्योरी ये बोलती है कि m किलोग्राम मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी E, where E can be given as
mass into some constant, that is c square, and this c is the same number 3 into 10 to the power 8. This is called Einstein's mass energy equivalence. Einstein's mass energy equivalence इसे बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्वांटम में ही आगे चल के आता है, हमें इसका सिर्फ यूज करना है। ये क्यों आता है, क्या इसके पीछे की फिलॉसफी है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। सो E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, और हमें पता है फॉर फोटॉन, यू नो दिस, फॉर फोटॉन एनर्जी कितनी है फोटॉन की, hc by lambda, where lambda is the wavelength of the radiation whose photon it is. Yes, ये प्रॉपर्टीज सारे फोटोन पोजेस करेंगे किसी भी वेवलेंथ के हो, ठीक है। सो hc by lambda. So if I compare these two, then I can write, say m is kinetic mass of photon into c square. I'll write it as hc by lambda. So what I get, m as h by lambda c. So this signifies the kinetic mass of photon. Kinetic mass of photon. Okay. Now तीसरा है मोमेंटम। तीसरा टर्म है आपके पास, अपने मास की बात कर ली हमने, रेस्ट मास 0 है, काइनेटिक मास यहां से दिया जाता है। अब बात करते हैं मोमेंटम। तो लिखिए मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ radiation having wavelength lambda, radiation having wavelength lambda is given as so I'm writing it as p momentum of photon। क्या आएगा आपका, आप इसे क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, बट ये कौन सा मास रहेगा आपके पास, काइनेटिक मास, ठीक है। तो what will it be, h by lambda c into c, so what you get, h by lambda. So what is momentum of a photon of a radiation having wavelength, lambda is h by lambda. Remember this, it's very important result. तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि ये जो पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, इससे छोटे पैकेट्स नहीं है ना, सबसे छोटे पैकेट्स यही हैं, और बाकी जितनी भी बड़ी एनर्जी को मैं मानूंगा कि वो इन्हीं पैकेट से मिलके बनी है। तो ये पैकेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, मोमेंटम है। इसका मतलब जब लाइट रेडिएशन किसी सरफेस पे हिट करती है, इंसिडेंट करती है, then definitely it will be applying some amount of force or pressure to that surface because they have momentum. Yes or no? Okay, so we'll also discuss the radiation pressure term later on. Okay, तो ये important point है फोटोन के बारे में। एक तो ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो hc by lambda है, और दूसरा मोमेंटम ऑफ फोटोन, it is h by lambda. So remember these two. Okay, this is momentum of photon. अब अगर आपको मोमेंटम ऐसा यूनिट्स में चाहिए तो h किस में रखोगे, ऐसा यूनिट्स में, लैम्डा भी ऐसा यूनिट्स में। वैल्यू याद रख लीजिए, h की ऐसा यूनिट्स में किस ऑर्डर की आती है, 10 to the power minus 34 के ऑर्डर की आती है, आगे 6.6 समथिंग। यस, सो वेल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। A photon may collide, a photon may collide with a material, may collide with a material particle, means material particle means in general, जैसे electron, proton, they are matter particle. Photon may collide with a material particle, full stop. The total energy and total momentum, total energy and total momentum remains conserved in these collisions, remains conserved in these collisions. However, photon may get absorbed, photon may get absorbed, or a new photon may be emitted,
न्यू फोटोन मे बी एमिटेड और बोथ मीन्स तीनों चीजें, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, नया फोटोन एमिट हो गया, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया या फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो भी क्या हो सकता है कि नया फोटोन क्या हो गया, एमिट हो गया इन कोलिजन्स में। तो क्या लिखेंगे आगे अपन? सो नंबर ऑफ फोटॉन्स may not be conserved. Now, next point. Suppose a radiation having intensity I and frequency nu, having intensity I and frequency nu, आगे for ऐड कर लीजिए, for a radiation having intensity capital I, frequency nu या f, अपन दोनों ही टर्म यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। number of photons crossing a given cross section area of the beam per unit time is given as, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपन ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास ये रेडिएशन है, ये बीम है बेसिकली, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन उठा लिया हमने, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, you can check this is perpendicular to the direction of propagation here। इस क्रॉस सेक्शन का, इसका जो एरिया है वो A है, इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कितने, नॉट पर यूनिट एरिया, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग दिस। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी क्रॉसिंग दिस एरिया इन t seconds, say call this energy to be E, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को t सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस की वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी वो अपन लिख सकते हैं एनर्जी, या फिर इंटेंसिटी के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी लोकेशन पे, एनर्जी क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही होता है फॉर्मूला। तो आप जानते हैं, यू नो दिस, कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू energy divided by area of cross section into the time. This is the formula. So can I write energy as I into A into T? A is area perpendicular to direction of propagation, T is the time. Now the quantization principle says कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रल एनी इंटीजर इनटू एनर्जी ऑफ ए फोटोन लिख सकते हो कि नहीं। सो नाउ बाय quantization principle क्या लिख सकते हैं अपन, हम लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है इट मस्ट बी इक्वल टू n इनटू एनर्जी ऑफ ए फोटोन व्हिच इज hf, ठीक है, f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सो आई कैन इक्वेट दिस टू, दिस इज द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आई कैन राइट दिस n इनटू h इनटू f इज इक्वल टू IAT. So I am calculating number of photons. It is IAT by HF. Now this IAT by HF क्या है? IAT by HF है number of photons crossing this area in t seconds, t time. So per unit time क्या हो जाएगा? IA by HF. Yes, intensity into area divided by HF. H is the Planck constant. So here now I write number of photons crossing area A per unit time of a radiation, यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, of a radiation
और रेडिएशन का डेटा क्या है, उसकी इंटेंसिटी I है और इसकी फ्रीक्वेंसी F है। इसे मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल n मैं डिफाइन कर रहा हूँ कैपिटल N बाई T एंड इट विल बी गिवन बाय IA बाय HF। नाउ एक और टर्म आप समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, पावर से रिलेटेड। सो व्हाट इज पावर? इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो आप इंटेंसिटी को क्या भी लिख सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। सो यू कैन कन्वर्ट योर फॉर्मूला, you can convert your formula in terms of power also. Yes, so you can even write this as, so I into E की जगह डायरेक्ट पावर लिख सकता हूँ। So number of photons crossing the area per unit time is IA by HF और power by HF। और यहाँ पर भी आप पावर का फॉर्मूला लिखिए, इसे power of source you can write PT by HF, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मेरे पास अगर एक रेडिएशन है और उस रेडिएशन की इंटेंसिटी मैं बढ़ाऊं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से पैकेट्स की एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, पैकेट्स की एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी, पर इंटेंसिटी बढ़ाने से कौन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग ऑन दैट सरफेस। यही तो वजह थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ जाता था, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, बाहर आएंगे। ज्यादा बाहर आएंगे तो आपको सैचुरेशन करंट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पर अब अपन एक फ्रेम करते हैं थ्योरी। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे फोटोन की। तो आपको फोटोन समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। एक और बात फोटोन से रिलेटेड, फोटोन के पास चार्ज नहीं होता, मतलब फोटोन को मैं या लाइट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा हूं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। मींस पार्टिकल्स ऑफ लाइट, जिसे फोटोन बोलते हैं, इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इट डज नॉट हैव चार्ज। सो डू राइट दिस आफ्टर दिस। सो फॉर्मूले की लिस्ट की बात करूं तो ये एक नया फॉर्मूला है आपके पास, उसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कैन रिमेंबर दिस वन ओनली, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, दिस इज IA by HF और P by HF। कैन इट लास्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, दैट फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। However, this idea of photon is still under research कि क्या मुझे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए सच में फोटॉन्स जैसा टर्म यूज करने की जरूरत है। तो रिसेंट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिना फोटोन के एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बट हम जो पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन्स हाइपोथेसिस जो 1905 में आई थी, और उन्होंने क्या यूज किया था, आइडिया ऑफ फोटोन, और काफी टाइम तक वो माना भी गया, आज भी रिजेक्ट नहीं किया गया है पूरी तरीके से। ओके, सो बढ़िया। अब अपन पढ़ते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Einstein's equation of photoelectric effect. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले तो क्या मान लिया कि लाइट कैसा नेचर पोजेस कर रही है, पार्टिकल, ठीक है। अब इसको मान के इन्होंने इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन ऑब्जर्वेशंस को जस्टिफाई करेगा। लेट अस सी दैट। तो आइंस्टाइन ने क्या माना, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। ये हमारी मेटल प्लेट है, ठीक है, दिस इज द मेटल प्लेट एंड ये रेडिएशन फॉल हो रहा है इसके ऊपर। अब रेडिएशन क्या है, रेडिएशन मिलके बने हैं छोटे छोटे पैकेट से। तो मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स फॉल हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप विजुअलाइज करिए तो आपको सारे ऑब्जर्वेशन बिंदास समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है लाइक वेव। प्रॉब्लम क्या थी वेव नेचर के साथ, एक बार प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें तो फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। कल मैंने बात की थी, तो प्रॉब्लम क्या क्या थी। प्रॉब्लम पहली ये थी, ऑब्जर्वेशन बोलता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वेव थ्योरी बोलती है कि फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने से लेके, क्योंकि जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड और एनर्जी को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, इंटेंसिटी के टर्म्स में। यस, तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं लाइट की, या इंटेंसिटी मैंने कम रखी है, दोनों ही केस में, तो टाइम का अंतर आना चाहिए था कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा रखी है तो जल्दी होना चाहिए था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी कम रखी है तो स्लो होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बकेट है और पानी आ रहा है उसमें, मुझे बकेट भरनी है, तो अगर तेजी से पानी आ रहा होगा तो बकेट जल्दी भर जाएगी, धीरे धीरे आ रहा होगा तो टाइम लगेगा। तो वेव थ्योरी बोलती है कि स्पॉन्टेनिटी नहीं होनी चाहिए थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी कि उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, और इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्पीड का वेरिएशन होना चाहिए था। जबकि ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं कि आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है आपके पास तीन है, एक तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम है, स्पॉन्टेनिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर हमने पार्टिकल नेचर मान लिया, और इसमें एक और बात है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं कि उसने पैकेट जेब में रख लिया फिर और जेब में रख लिया, जमा करता रहा, जब उसके पास ज्यादा जमा हो गए तो वो बाहर आ जाएगा। आइंस्टाइन टोल्ड नो, उन्होंने बोला कि व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन विल आइदर एब्जॉर्ब ए फोटॉन और विल नॉट एब्जॉर्ब ए फोटॉन। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेट नहीं करेगा, उसे एनर्जी मिल जाएगी एंड ही विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, एंड उस प्रोसेस में हो सकता है वो एनर्जी क्या कर दे, लूज कर दे टकराने में। और अगर उसने बहुत ज्यादा लूज कर दी है ना, कि वर्क फंक्शन के बराबर भी उसके पास एनर्जी नहीं बची, तो क्या वो बाहर आ पाएगा? बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एक ही फोटोन। ठीक है, सिंपल। ओके, सो चलो, बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, अच्छी बात। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इस मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन है फाई। इस एक पैकेट की एनर्जी आपको पता है HF, हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, H into F, F इसकी फ्रीक्वेंसी है, I इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा ये सिर्फ और सिर्फ HF, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो इसने HF एब्जॉर्ब कर लिया, तो डेफिनेटली अगर इसे बाहर आना है या किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है, तो प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो एक पैकेट की एनर्जी जो है E0 जो है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किससे, फाई से, वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन तो आप समझ ही गए ना, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल थिंग, एज वन फोटॉन or one electron can absorb one photon only, so energy of one photon must be either greater or equal to work function for the electron to come out. Okay, so it should be the necessary condition for the photoelectric effect to take place. So what it becomes, HF must be greater than or equal to phi, so F must be greater than or equal to phi by H। एक तो था कि अगर F की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता था। यस, समझ में आ रही है? लग रहा है तो इजी से था यार, मैं भी सोच रहा था आइंस्टाइन की जगह में होता तो, पर आज भी एक स्टूडेंट को ये समझाने में बहुत मुश्किल आती है कि फोटोन क्या है। ठीक है, विजुअलाइज आज से 120 साल पहले, लगभग 115 साल पहले। सो frequency greater than or equal to phi by h, then only photoelectric effect will happen. Okay, so this minimum frequency, this f min is equal to phi by h, और इसी f min को क्या बोलते हैं अपन,
F threshold, FTH. This is phi by h. So you can see threshold frequency for a metal depends on the work function. तो मैंने आपको बताया था कल प्लेटिनम एंड सीजियम, प्लेटिनम वाज हैविंग द हाईएस्ट वर्क फंक्शन, सीजियम वाज हैविंग द लोएस्ट अमंग द ग्रुप, जो एनसीईआरटी में दिया है ना। तो आप देख सकते हैं कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब तो ये तो समझ में भी आ रही है ना ये बात कि एक पैकेट के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से छोटी रही तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो इस नंबर से बड़ा है, FTH से बड़ा है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही? वापस पूछता हूं मैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया और एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, क्या गारंटी है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? नो, गारंटी नहीं है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन में एनर्जी बर्बाद कर दे और बाहर ना आ पाए। ठीक है, वो बच्चों वाले मॉडल से समझे अपन, आप है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो अपन इलेक्ट्रॉन को बच्चों से रिप्लेस कर देते जिन्हें किडनैप किया है, ठीक है, और आप पैसे बारिश करा रहे हैं, ऊपर से पैसे गिर रहे हैं, है ना, और नोट है उसमें। अब ये रूल और आ गया, कल हमने ऐसा कुछ बात नहीं किया था। वेव थ्योरी ये बोलती है कि आप झोला लेके घूम रहे हैं और जितने भी जमा होते रहेंगे आप करते रहेंगे, ठीक है, जब आपके पास सफिशिएंट जमा हो जाएंगे आप भाग जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा था, स्पॉन्टेनिटी थी उसमें। ठीक है, उसमें सिंपल है कि नोट गिर रहा है, 50-50 के नोट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही नोट ले सकते हैं, दैट्स द रूल ऑफ द गेम। तो आपने एक नोट ले लिया 50, अगर ये सफिशिएंट है बाहर जाने के लिए तो आप बाहर जा सकते हैं, जा पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट may be observed और may happen, ऐसे लिखते हैं अपन, हो सकता है, if, ठीक है। अब if your frequency is less than FTH means your energy of a photon is less than work function, definitely no photoelectric effect will take place. ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड्स का सिलेक्शन देखिए, मैंने बोला है नो एंड विल, आई एम कॉन्फिडेंट, बट हियर होना चाहिए, ओके, होना चाहिए। बात ये नहीं है कि कुछ और हो जाएगा वहां पे, हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, बस प्रॉब्लम क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसने फोटोन एब्जॉर्ब किया वो बाहर आ जाए, वो एनर्जी किसमें लूज कर सकता है, कोलिजन्स में, ठीक है, बट इतना तो होना ही चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब एक बड़ा ही लकी इलेक्ट्रॉन है, एक बड़ा ही लकी इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब अपने एग्जांपल में चलता है कि गार्ड की फीस है मान लो 30 रुपए, ठीक है, मुझे याद नहीं मैंने कल कितने रुपए रखी थी, पर आज अपन ले लेते हैं 30 रुपए, और आप कितने रुपए के नोट आप गिरा रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर, 50-50 रुपए के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी HF, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, और ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो कंडीशन तो फेवरेबल है कि नहीं, बच्चा बाहर आ सकता है। अब एक बच्चा बड़ा ही लकी है, वो बिल्कुल गार्ड के पास ही खड़ा हुआ था, दरवाजे पर ही था, और उसने ये नोट लिया, खट से गार्ड को दिया और बाहर आ गया। कितने रुपए लेके बाहर आ गया वो? 20 रुपए। क्या इस 20 रुपए से ज्यादा रुपए लेके कोई बच्चा बाहर आ सकता है? नहीं, द रूल इज एक ही नोट वो ले सकता है, ओके। तो सेम विद द फोटोन, तो एक लकी इलेक्ट्रॉन जिसने कोलिजन वगैरह में एनर्जी लॉस नहीं की, उसने सिर्फ जो अट्रैक्शन को ब्रेकआउट करना था, जो मेटल का जो अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन को लेके, उसे ओवरकम करने में जो एनर्जी चाहिए बस उसने उतनी ही खर्च की, तो वो कितनी एनर्जी से बाहर आ सकता है? सही बात, हाँ है ना। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यू से द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच ए फोटो इलेक्ट्रॉन कैन हैव आफ्टर कमिंग आउट ऑफ मटेरियल इज दिस। अच्छा, क्या सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी से बाहर आएंगे? जी नहीं,
सारे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे. यू विल हैव फोटो इलेक्ट्रॉन्स हुज काइनेटिक एनर्जी विल बी ranging from 0 to this kemax. ओके, there will be electrons which have zero energy, क्योंकि वो कोलिजन में भी खर्च कर दिए और फायर तो जाना ही जाना है उतना तो. ठीक है, सो एनर्जी और आई शुड यूज द टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी like kinetic energy, this Kemax. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसा बोलूं मैं टोटल में से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो Kemax से निकले होंगे, बहुत ही कम होंगे जो जीरो से निकले होंगे. मेजॉरिटी बीच में लाई कर रही होती है. आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देख चुके हैं. दोनों एंड्स पर कम ही पॉपुलेशन होती है एंड मिड जोन सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री में. एक्सट्रीमली पुअर क्लास भी बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली रिच क्लास भी बहुत कम होती है. ज्यादा कौन होता है? मिडिल क्लास. ओके, सो क्या ये हो गया. क्या ये हमारे ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? चलो भाई समझते हैं ऑब्जर्वेशंस को. पहली बात, थ्रेशोल्ड वाला ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ आ गया. स्पॉन्टेनिटी वाला ऑब्जर्वेशन समझिए. एज सून एज बच्चे को 50 रुपए मिलेगा वो बाहर भागेगा, क्योंकि वेट करने का कोई फायदा नहीं है. एक ही नोट ले सकते हो आप. समझ में आ रहा है? ओके, तो as soon as electron absorbs the photon it starts to move. ओके, अच्छा है, अगर बाहर आ गया तो अच्छी बात, रह गया अंदर तो अंदर ही रह गया. बट इससे क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है. इफ योर f is greater than or equal to FTH. ये अभी इंटेंसिटी का कोई रोल है क्या? अच्छा ये बताओ, इंटेंसिटी क्या हो गई कि मैं 50-50 रुपए के कितने नोट गिरा रहा हूं उस बिल्डिंग में. यानी नंबर ऑफ नोट्स कौन डिसाइड कर रहा है? इंटेंसिटी. यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं उसे कौन डिसाइड कर रहा है? इंटेंसिटी. एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी उसे कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए नंबर ऑफ नोट्स चाहिए क्या, या नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए? नहीं, एक भी फोटोन करा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर उसकी एनर्जी किससे ज्यादा हो? वर्क फंक्शन से. तो कितनी भी कम इंटेंसिटी बनी रहे, है ना, कितनी भी कम इंटेंसिटी बनी रहे, मतलब कितने भी कम फोटॉन्स इंसिडेंट हो मेटल के ऊपर, पर अगर वो फोटोन कैपेबल है, मतलब उनकी एनर्जी 5 से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है. दूसरी साइड में जाए, हम 20-20 रुपए के करोड़ों नोट गिरा रहे हैं उस बिल्डिंग में, बच्चे उसमें 100 हैं, पर वो बच्चे बाहर नहीं आ सकते अकॉर्डिंग टू द गेम रूल, क्योंकि वो एक ही नोट ले सकते हैं 20 रुपए, और 20 रुपए सफिशिएंट नहीं है बाहर आने के लिए. गार्ड की फीस 30 रुपए है. आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस इज द थिंग हियर. So this outcome of photoelectric effect is very well explained on the basis of this photon theory or particle theory of light, and this equation is called Einstein's photoelectric equation. Kemax is equal to hf minus phi. This is called Einstein's photoelectric equation. ओके, ऐसे मैथमेटिकली आप ये भी देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब अगर इक्वेशन वैलिड तभी होगी जब hf phi से बड़ा या उसके बराबर होगा. ओके, now let us talk about the stopping potential idea and the saturation current. So stopping potential क्या था? याद करो stopping potential क्या था? एमीटर, कलेक्टर. ठीक है, ये ब्लैक मार्कर ये अपना एमीटर है, इसे क्या भी बोलते हैं? कैथोड भी बोलते हैं. और इस कलेक्टर को क्या बोलते हैं? एनोड. ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्हाट इज हैपनिंग, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है. ठीक है, विजुअलाइज करिए, लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. एक ऐसा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव, और इस स्पेस में बहुत सारे कैसे चार्ज इकट्ठे हो गए? नेगेटिव. तो और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसे ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रिपेल. और उल्टा जो एमिटर प्लेट है वो उनको क्या कर रही है? अट्रैक्ट. समझ रहे हैं? पर हमने कलेक्टर प्लेट रख दिया और उसे कनेक्ट भी कर दिया इस एमिटर प्लेट से. सो व्हाट विल हैपन, आपने एक रूट प्रोवाइड कर दिया चार्जेस को, तो वो कलेक्टर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो वापस घूम के एमिटर पे आ जाएंगे, तो कोई नेट चार्ज बिल्डअप नहीं हो पाएगा. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा चार्ज बिल्डअप होने के बाद भी क्या तो हो रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, पर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन बाहर आके वापस किस में चला जा रहा था? एमिटर. ठीक है, बट आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया दोनों के बीच में,
तो अभी करंट फ्लो होने लगा उस वायर में, इलेक्ट्रॉन आने लगे थे। फिर पर करंट की वैल्यू बहुत ही कम थी, क्योंकि यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहे थे, पर कलेक्टर तक सिर्फ 10 ही पहुंच रहे हैं। हमने फिर ये जो कलेक्टर प्लेट है उसे थोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल पे ले गए, हाई पोटेंशियल पे ले गए एज कंपेयर टू दिस। तो फिर हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। तो उन्होंने खींच लिया, कलेक्टर प्लेट ने खींच लिया। तो भाई अभी 20 आने लगे, 30 आने लगे, 40 आने लगे, इसको बढ़ाते गए पोटेंशियल को अपन, और एक पोटेंशियल पे 100 के 100 पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप कलेक्टर तक पहुंचा रहे हो, तो आपके पास करंट है। आपने और बढ़ा लिया पोटेंशियल, पर फिर भी करंट नहीं बढ़ेगा, उसे बोलते थे अपन क्या, सैचुरेशन करंट। तो आप समझ में आ रहा है सैचुरेशन करंट किस बात पर डिपेंड करेगा, कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। वो किस पर डिपेंड करेगा, कि कितने फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं, और कितने फोटोन किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। क्या बात समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये भी एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ। अगला स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिवर्स इट। एमिटर प्लेट को किस पे ले आओ, एमिटर प्लेट को आप ले आओ हाई पोटेंशियल, है ना, इसको पॉजिटिव कर दो, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से उल्टा रिपेल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो वापस किसकी तरफ आ जा रहे होंगे, इसी एमिटर प्लेट पे ही आ जा रहे होंगे। तो आपका जो फोटो करंट है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। समझ रहे हैं? तो व्हाट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, इट वाज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल पे कौन सा रखते हैं अपन स्टॉपिंग के केस में, कलेक्टर या एमिटर? कलेक्टर को रखते हैं नेगेटिव पोटेंशियल पे। यस, सो इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट को क्या भी बोलते हैं, एनोड। ये डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, है ना। अगर आपने कल नहीं लिखी है तो आज भी लिख सकते हैं। इट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड मतलब कलेक्टर, कैथोड मतलब एमीटर। such that no photoelectrons are able to reach the collector plate. No photoelectrons are able to reach the collector plate. So this is emitter plate, this is collector, इसे कैथोड बोलते हैं और इसे एनोड बोलते हैं। और एनोड को अपन लो पे रखेंगे, ठीक है, कैथोड को हाई पे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी रहेगा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो अब इसकी पोटेंशियल आपने नेगेटिव कर दी, मान लीजिए -V0 विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो भी कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, कलेक्टर तक। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपका जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक जो फोर्स लगेगा फील्ड का वो अपोजिट लगेगा, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कंसीडर दिस इलेक्ट्रॉन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये फोर्स इसे रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा। और आप ऐसा मान लो कि बेचारा ये यहाँ पे जाके किस स्टेट में आ गया, रेस्ट की स्टेट में, मतलब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई यहाँ पहुंचते पहुंचते। पर ये कहाँ पहुंच नहीं पाया, कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाया। अब ये जब रेस्ट पे आ गया तो वापस लौटेगा किस, कहाँ पहुंच जाएगा, एमिटर प्लेट पे। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी कहाँ नहीं पहुंचा है, कलेक्टर प्लेट पे। तो आपका जो एमिटर हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, है ना, माइक्रो एम्पियर, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे अपन। तो हम क्या लिखेंगे, इफ V0 is stopping potential, इसे अपन Vs लिखते थे, ठीक है। चलो लेट मी राइट Vs। तो आप क्या लिखोगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, छोड़ दो, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके पास वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है ये फील्ड। तो फील्ड का वर्क कैसे लिखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसके पास के इनिशियल कितनी है, के मैक्स, के फाइनल कितनी हो जा रही है, 0, दिस इज इनिशियल। जब वो बाहर निकल रहा है कलेक्टर प्लेट से जस्ट पहले वो रेस्ट पे आ जा रहा है, वर्क डन कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ चार्ज V final माइनस V इनिशियल,
ऐसे ही लिखते हैं. So what you get here, minus charge on electron itself is negative. What is V final? V final is minus of this potential Vs and V initial अपन इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसे अपन ने 0 ले लिया, 0, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों के बीच का. ठीक है. सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ई मैक्स. तो आप देखिए ये माइनस माइनस मिल के प्लस, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, के ई मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस. वैसे ही बोल सकते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके. सो what you are getting this Vs is equal to K max divided by E. अब माइनस वगैरह मत लगाना, E is a number 1.6 into 10 to the power minus 19. मैं तो चाहूंगा कि आप इसे ही याद रखें, ये ज्यादा बढ़िया रिलेशन है कि EVS is equal to K max. आपकी K max भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और VS वोल्ट में रहेगा, E पहले से ही लगाया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना. तो आप इसे याद रखें. अब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं, तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेगी कि Vs will be equal to HF minus phi divided by E. तो Vs आएगा आपके पास H by E into F minus phi by E. तो आपको करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ याद है, IV ग्राफ एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो उसमें क्या आ रहा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रही थी, जबकि इंटेंसिटी अकेली बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही थी. यस. तो आप जरा देखिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है या फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है. ये पॉइंट भी जस्टिफाई हो रहा है. यस. सो ग्राफ देख लेते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए और उसके बेसिस पे हम ग्राफ बना रहे हैं. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो अच्छा, अब ये जो मैंने Vs लिखा है ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए नेगेटिव ऑलरेडी अपने लिखा था, नेगेटिव पोटेंशियल. ये तो सिर्फ पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट 20 वोल्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी पोटेंशियल 0 मानी जाए एमीटर की, तो इसकी पोटेंशियल माइनस 20 वोल्ट हो गई, तो वहां 20 वोल्ट क्या कहलाएगी, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. तो अब ये क्या है, H by E, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट, समथिंग लाइक दिस, है ना. सो यू हैव and this is minus of phi by E. And what is the slope of this? Slope is H by E. So observe one thing. Suppose मैं ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट मेटल्स के लिए. मैंने एक बार मेटल ले लिया सपोज सीजियम, सीजियम के ऊपर मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ. ठीक है. तो क्या हो रहा है, आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ तो मैंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रही है. यस. मैंने ग्राफ बना लिया, फिर मैंने मेटल बदल दिया, फिर मैंने ग्राफ बनाया, फिर मेटल बदल दिया, फिर मैंने ग्राफ बनाया. Slope of all those will be equal because they are not depending on the metal, neither they are depending on the light. It is H by E, both are universal constant, Planck constant and charge on this quanta of charge 1.6 into 10 to the power minus 19. So ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि द ग्राफ्स H, ये वाले जो ग्राफ है बहुत सारी मेटल्स के लिए ड्रॉ किया हमने, तो क्या ये सारी लाइंस पैरेलल आएंगी? यस, सारी लाइंस पैरेलल आएंगी. अच्छा, अब इधर के ग्राफ को दिखाते नहीं है हम, बताओ क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं दिस इज योर FTH. इससे कम फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्या ही नहीं हो रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा होगा. आप चेक करिए इक्वेशन में, जहां Vs 0 हो जाएगा, Vs 0 मतलब Ke max 0, Ke max 0 मतलब आपका जो HF है वो किसके इक्वल है, phi के. तो दिस पोर्शन ये सिर्फ थ्योरेटिकल आप सोच सकते हैं, सच में इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा होगा फॉर द फ्रीक्वेंसीज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज. सो ऑल दीज आर पैरेलल लाइंस. सपोज ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से वर्क फंक्शन का ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले ऑल लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है, बिकॉज स्लोप सबके लिए क्या है, h/e, which is a universal constant. Now what would be the order of work function? तो जिसका y इंटरसेप्ट सबसे बड़ा है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा, या कहां से भी आप कंपेयर कर सकते हो, वर्क फंक्शन को छोड़ दो, आप कहां से भी कंपेयर कर सकते हो, थ्रेशोल्ड से, FTH1, ये FTH2, FTH3, जिसका वर्क फंक्शन जितना बड़ा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी बड़ी, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन रहेगा, क्वांटा ऑफ लाइट के पास उतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। So you can simply write here, this is the greatest, you can see on the graph, so phi 4 is the greatest, then phi 3, then phi 2 and phi 1. ठीक है, so this very much justifies with the observation. तो मैं अभी थ्योरी तो नहीं लिख पा रहा हूँ, इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो मैं बातें बोला हूँ वही सब उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो हम उससे आगे चल रहे हैं। वेल, सैचुरेशन करंट की बात कर लेते हैं। सी हाउ वी विल कैलकुलेट द सैचुरेशन करंट। So saturation photo current, तो सपोज उसके लिए हमें ये सर्किट देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ वोल्ट मीटर लगाया जा सकता है। So this is ammeter, कलेक्टर को हमने हाई पोटेंशियल पर रखा है, एमीटर को हमने लो पोटेंशियल पर रखा है। दिस इज फेवरेबल कंडीशन। So all the photoelectron, even the zero kinetic energy photoelectron will be able to reach in case of saturation, and this will be the current. करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो आप सैचुरेशन करंट कैसे लिखेंगे? You will write saturation current. It will be equal to rate of flow of charge. Yes, rate of flow of charge. करंट तो ऐसे ही लिखते हैं। अब चार्ज कितना फ्लो किया है गिवन टाइम में इस एमीटर से, वो निकालना पड़ेगा हमें। तो चलो समझते हैं कि एमीटर से एक गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। सो मान लेते हैं, let number of photons incidenting in t seconds is n। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो n है वो आप क्या लिखते हैं, IAT/HF, where A is the exposed area, but ये एरिया लेंगे अपन, है ना, परपेंडिकुलर टू द बीम। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको ये एरिया दे और आपको कैलकुलेशन में उसे क्या कर लेना है, कंपोनेंट ले लेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ओके, कुछ नहीं दे रहा है तो अपन मान लेंगे कि जो बीम है वो कैसे आ रही है, फिर परपेंडिकुलर। ऑलराइट, सो इट इज IAT/HF, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। नाउ नंबर ऑफ photoelectrons emitting in t seconds will be NE, where NE will be equal to N or less than N or greater than N. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, अगर निकाल सकता है तो। यस, हाँ, पहली बात तो ये सब तभी मीनिंगफुल है जब आपकी फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी हो, थ्रेशोल्ड से। अपन मान रहे हैं कि आपके फोटॉन्स कैपेबल है, लाइट जो है उसके फोटॉन्स कैपेबल है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट फिर भी कैपेबल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इसकी कोई गारंटी
नहीं हो सकता है वो एनर्जी लूज कर दे इन कोलिजन्स. सो व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बी लेस देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट. ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते. सो अपन ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू सम ईटा टाइम्स n, वेयर ईटा इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी. जैसे बोलेगा कि 1 in 1 lakh, मतलब 1 लाख फोटोन कैपेबल फोटोन इंसिडेंट होते हैं, तो उनमें से एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल पाता है. तो आप लिख देंगे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1 divided by 1 lakh. Yes, so here eta is definitely less than 1. Okay, हाँ, theoretically speaking eta की वैल्यू क्या भी ली जा सकती है, 1 भी ली जा सकती है. अगर बोल दे वो 100%, पर ऐसा होता नहीं है. ओके, क्योंकि लॉसेस तो होंगे ही होंगे वहां पे. तो इन दिस आई कैन राइट हियर दिस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स eta टाइम्स IAT by HF. एंड ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो मैं अब लिख सकता हूं चार्ज फ्लोन फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, और यू कैन राइट और इन माइक्रो एम्पियर, जो आपका एमिटर है उसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ इन t सेकेंड्स. कैसे लिखोगे आप इसे? हाउ विल यू राइट दिस? यू विल राइट इट एज डेल्टा Q is equal to number of electron into charge on electron. टोटल चार्ज ऐसे ही लिखोगे आप. तो आपका ये जो डेल्टा Q बाई डेल्टा T फैक्टर कितना बन गया? ये आ गया Ne, that is eta IAT by HF into E by T. Delta T is T here. So this cancels out. So what is the value of saturation current you got? अच्छा, मैं इसे saturation क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि जितने भी emit हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि सबके सब फ्लो हो रहे हैं, सबके सब सर्किट में फ्लो हो रहा है. वही तो सैचुरेशन कंडीशन है. So what is saturation current? You got eta times IAE by HF. And this eta here depends on the type of metal you have used, the property of surface, as well as the light you are using. So it's the combined property, and we don't need to go into the detail of eta. आपको question provide करेगा, ठीक है? But आप ये बात ध्यान रखें कि saturation current depends on intensity. It has nothing to do with the frequency, though you are seeing a term of frequency here in this, but eta will take care of that. ओके, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होता. फ्रीक्वेंसी के साथ कौन चेंज होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है. ठीक है, तो वेल दिस इज द ओवरऑल थ्योरी you need in the photoelectric effect. So I keep this much in this part. We'll continue the photoelectric effect numericals in next part. Okay, well, thank you.